आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हम लोग अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आज फिर से उपस्थित हैं। लेखक, अनुवादक, स्तंभकार और कला मर्मज्ञ अशोक वाजपेयी जी पर इन दिनों एकाग्र चल रहा है। आज उसकी 29वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ लेखक, अनुवादक, कलाकार और क्यूरेटर अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। कला के क्षेत्र में अशोक वाजपेयी जी की सजगता, सहजता और सक्रियता पर बात होगी। कला के विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न रूपों पर उनके किस तरह की पकड़ है, इस पर चर्चा होगी और साहित्य की विभिन्न विधाओं में सक्रिय रहते हुए वे कैसे कला के इन अलग अलग रूपाकारों में आवाजाही करते हैं। अखिलेश जी आज इस पर भी अपनी राय रखेंगे। साथ ही लंबे समय से अशोक जी से जुड़े होने के कारण उनके पास ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें भी आज हम जानेंगे स्वयं अखिलेश जी की ओर से। तो सीधे उनके पास चलते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। जी नमस्ते। और बहुत खुशी हो रही है कि इस अंक में आप आए हैं और आज हम आपको लेकर, अशोक वाजपेयी जी को लेकर, दो लेखकों और सर्जकों के संबंधों को लेकर कई सारी बातचीत करेंगे। कई ऐसी बातें भी होंगी जिन्हें मित्रों को जानना अच्छा लगेगा। तो क्यों नहीं शुरुआत बिल्कुल शुरू से ही हो। आप पहली बार अशोक जी को किस तरह से जाने और पहली मुलाकात कब और कहां हुई, अखिलेश जी? अशोक जी से मेरी पहली मुलाकात 1978 में हुई, जब मैंने अपना पहला वन मैन शो भोपाल में आयोजित किया। तो उस प्रदर्शनी में सिर्फ 3 लोग आए थे। पहला व्यक्ति जिन्होंने उद्घाटन किया था, दूसरे दिन एक पत्रकार आए जिन्होंने बाद में मेरे चित्रों पर कुछ लिखा, और तीसरे दिन आखिरी आने वाले व्यक्ति जो थे वो अशोक जी थे। तो मैं उस वक्त उनको पहचानता नहीं था, और फिर मैंने वहाँ किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अशोक वाजपेयी जी हैं और कला परिषद के कर्ता धर्ता यही है। तो उन्होंने मतलब मेरी प्रदर्शनी देखने, प्रदर्शनी बंद होने के समय उनका आना, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का वो था। और ये भी था कि 3 दिनों की प्रदर्शनी में कोई आया नहीं था, तो हमें बड़ी खुशी भी की अशोक जी आए हैं, कोई कोई तो आया है, आखिरी दिन है और आज प्रदर्शनी देखने। तो इस तरह से पहली मुलाकात हुई, जो बहुत ही अपरिचय के कोहरे में थी। और अशोक जी ने प्रदर्शनी देखी और कुछ चित्रों के बारे में बात की, और उसके बाद वे चले गए। और जाहिर है उसके बाद हम लोग भी वहां से निकल आए, क्योंकि प्रदर्शनी बंद होने का समय आ चुका था। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी उनसे, और इस मुलाकात ने ही एक छाप छोड़ी मेरे मन पर कि देखिए, मैं इतनी व्यस्तताओं के बीच भी उनको ये याद था कि ये प्रदर्शनी चल रही है कला परिषद में, जिसका अनुदान कला परिषद ने ही दिया था। तो वे उस प्रदर्शनी को देखने आए। तो ये एक दिलचस्प बात थी। और बाद में फिर जब मैंने 1982 में भारत भवन ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे उनके बारे में और जानने का मौका मिला, और उनके साथ काम करने का, और उनके काम करने के ढंग का एक परिचय हम लोगों को हुआ। तो इस तरह से अशोक जी के साथ एक लंबा समय हम लोगों ने गुजारा। और उसमें मैंने देखा कि उनकी उनकी रुचि जो है वो अन्य कलाओं में इस कदर है कि वे दूसरी कलाओं के जो भी कलाकार हैं उनके साथ भी उतने ही प्रगाढ़ संबंध रखते हैं जितना कि उनके अपने लिटरेचर के फील्ड में है। तो चाहे वो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हों या कुमार गंधर्व हों, या इस तरह से भारत भवन में आने वाले और दूसरे कलाकार, जागर बंधु, और इस तरह के सारे म्यूजिशियन ही नहीं, दूसरे
चित्रकारों में भी स्वामीनाथन, रजा, हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, अंबादास, इन ऐसे अनेक लोगों के साथ उनके संबंध बड़े आत्मीय और निजी रहे हैं। और ये एक तरह के वैचारिक संवाद का भी समय रहा है, जिसमें उनका अपना देखना वो अपनी तरह से रखते रहे हैं, और वो उतना ही प्रामाणिक होता था जितना कि किसी और कला में काम करने वाले व्यक्ति का। हम ये भी मैं देखता हूँ कि जब वो पहचान सीरीज निकाल रहे थे, तो उसके जो कवर थे, उसकी डिजाइन हिम्मत शाह और सचिदा नागदेव जैसे कलाकारों ने किया है। तो अशोक जी बहुत शुरुआती दौर से ही चित्रकला के साथ बहुत ही एक गहरा संबंध रखते रहे। जैसे कि एक प्रदर्शनी मुझे याद है जो उन्होंने मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, जो कि एक बहुत ही लंबी कविता है, उस पर आयोजित की थी। और उस प्रदर्शनी में 3 कलाकार थे, सचिदा नागदेव, सुरेश चौधरी और रमेश नूतन। तो 2 चित्रकार थे और एक मूर्तिकार। और इस प्रदर्शनी को देखने हम लोग 1974 में इंदौर से भोपाल आए थे देखने के लिए। तो ये एक मतलब कविता के साथ चित्रकला का संबंध और इसको साथ मिलाने की योजना, जैसे कि मुक्तिबोध के पोर्ट्रेट वाटर कलर अकबर पदमसी ने अशोक जी के कहने पे की और उसकी एक प्रदर्शनी भोपाल में आयोजित की। तो ये एक आवाजाही जो लगातार चित्रकला की और साहित्य की या संगीत की और चित्रकला की और साहित्य की बनाने की युक्तियां और उनके मौके अशोक जी लगातार ढूंढते रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि भारत भवन एक ऐसी संस्था है जहां पर सभी कलाएं एक साथ एक छत के नीचे थे, और उसमें चित्रकला हो, संगीत हो, फिल्म हो, म्यूजिक, नाटक हो, ये सब साथ में थे और वो एक साथ वहाँ होते थे। उसमें जीविकारण नाटक के लिए रंगमंदिर के निदेशक थे, और दूसरी तरफ हबीब तनवीर उनके साथ जुड़े हुए थे। तो हबीब साहब के साथ और कारन जी के साथ ऐसी अनेक वर्कशॉप का आयोजन अशोक जी करते रहे हैं। उत्सव करके जो कार्यक्रम होता था भारत भवन बनने के पहले, तो उस दौरान वे इस तरह के मौके जुटाते रहे हैं जहां पर वे सारी कलाओं को साथ मिलाने और उनको एक साथ जो उत्सव होता था उसमें एक प्रदर्शनी होती थी और एक संगीत सभाएं होती थी शाम की, और पोइट्री रीडिंग, साथ नाटक, जिसमें अगर हम प्रदर्शनी देखें तो वहाँ NS केंद्री, मकबूल फिदा हुसैन, रजा, गुलाम शेख, हिम्मत शाह, दीवान सुंदरम, स्वामीनाथन, इन कलाकारों की प्रदर्शनियाँ भोपाल जैसे शहर में उस जमाने में हुई हैं जब कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कला का माहौल नहीं था, और एक तरह से कला का माहौल बनना शुरू हुआ इन्हीं सारी गतिविधियों के चलते। तो हमको ये पता भी चलता है कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ कवि हैं बल्कि उनकी अन्य कलाओं में इतनी गहरी दिलचस्पी है कि वे उसमें दखल रखते हैं और अपने विचार खुलकर प्रकट करते हैं। उन्होंने अनेक तरह से इसको सिद्ध भी किया है, और कुमार गंधर्व पे लिखे कविताएं या पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर पर या हुसैन पर या अली अकबर खां साहब पर, या हम देखते हैं कि अनेक कलाकारों के ऊपर रजा और उनके ऊपर उनकी रचनाओं पर कविताएं अशोक जी ने काफी सारी लिखी हैं। तो इन सारी कविताओं
का एक संबंध चित्र से भी है और अशोक जी का अपना देखना जो है इन कविताओं में झलकता है, जो कि महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से हमारे समय में मेरे को और कोई ऐसा लेखक नहीं दिखाई पाता है जिसका इतना ज़्यादा संबंध इन सारी अन्य कलाओं से हो और उनके कलाकारों से हो। जी अरुण जी। अखिलेश जी, अखिलेश जी, आवाज कुछ कम आ रही है, तो हाँ हाँ, आप शायद ब्लूटूथ लगाकर बात कर रहे हैं संभवतः। हाँ जी जी, तो या तो उसको हटा दें, हाँ ब्लूटूथ को हटा दें, जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसको हटा दें, और हाँ मोबाइल में भी ब्लूटूथ ऑफ कर दें और फिर बात करें, तो शायद बात बने। क्योंकि कई मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि आपकी आवाज हाँ। में कम है अच्छा क्लैरिटी। जी जी, अच्छा, मैं देखता हूँ हटा करके, आप हाँ देखिएगा, है ना। हाँ जी जी, आप एक बार कोशिश करें हाँ हाँ कि हाँ ब्लूटूथ डिवाइस हटा दें और हाँ यह कर लें कि उसको डायरेक्ट फोन से ही बात करें, तो यह अच्छा होगा। और मित्रों, अभी कुछ ही देर में वापस हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ दिक्कत आ रही थी और मुझे भी यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है आवाज की कुछ समस्या है, क्योंकि वे तो बेहतरी के लिए ही ब्लूटूथ डिवाइस लगाए थे, मगर कई बार वह जो है काम नहीं आ रहा था। काम नहीं आता है कई बार हमारा, यह इस तरह के उपक्रम भी हमारे काम नहीं आते। अब जी बोल के देखें। जी अब अखिलेश जी, हाँ, आप देखिए आवाज आ रही थी। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही आवाज है। जी अच्छा, स्वागत। हाँ प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी। तो बीच में आपने जिस तरह से हमारी बातचीत हुई थी कि ये एक संवाद जैसा होगा और एक उकसाने का काम आप करेंगे। आज जैसा कि हमारा हाँ मूल जो हमारा यह है, मूल जो बल है वह इस बात पर ही बल है कि बतौर एक लेखक, या मूलतः एक लेखक के स्वभाव के, अशोक वाजपेयी जी कलाओं में भी समान दक्षता के साथ विचरते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, उन पर लिखते हैं और बड़ी ही तल्लीनता के साथ यह सब वे संभव करते हैं। तो एक शब्दकार की ऐसी ललक, उसके ऐसे समर्पण को आप किस तरह देखते हैं? और जब एक लेखक की ऐसी कला सजगता आपको दिखाई पड़ती है, तो आपको दूसरे और ऐसे कौन लेखक याद आते हैं जिनमें आप यह गुण पाते हैं, अखिलेश जी? अशोक जी इस मायने में बहुत ही विलक्षण हैं और उनके जैसा कोई और लेखक देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अशोक जी कई तरह की संस्थाओं को बनाने में भी लगातार अपना काम करते रहे हैं। तो उनके पास जो एक कल्पना शक्ति है, उनके पास जो तत्काल योजना बनाने की और उनको कार्यान्वित करने की जो क्षमता है, ये दुर्लभ है। इस तरह से हम देखें तो कोई और हमें लेखक नज़र नहीं आते हैं। किंतु मैं यहाँ पर 2 लोगों का ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, निर्मल वर्मा और कृष्णबल वैद। ये दोनों लेखक ऐसे हैं जिनसे आप जब मिलें तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रवींद्रनाथ टैगोर के नए चित्रों की प्रदर्शनी लगी है, तो आपने देखी कि नहीं? और अगर नहीं देखी हैं तो आप दिल्ली जाने से पहले ज़रूर देखें। तो उनके अंदर ये रुचि थी कि वे चित्रकला के बारे में और
उसके बारे में अपनी राय रखते थे और अपना देखना भी उतना ही प्रमुखता से रखते थे, जैसे कि अशोक जी के साथ है। अशोक जी के साथ दूसरी एक खासियत ये है कि वे बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और उनको क्रियान्वित करने की क्षमता रखते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे ढंग से ये सब कर पाते हैं, जो किसी और के लिए संभव नहीं है। जितनी ऊर्जा उनके पास है इन सारे कामों को करने के लिए, और उसके साथ ही उन्होंने कभी भी अपनी कविताओं को लिखना छोड़ा नहीं या अपने लेखक होने को कभी भी निरस्त नहीं किया। वो उसके साथ ये सब काम भी करते रहे हैं और उनके अंदर ये क्षमता थी कि वे इन चीज़ों को कर पाते हैं। अशोक जी के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव बात जो देखने को मिलती है कि जब भी हम किसी तरह की एक प्रदर्शनी या एक योजना की हम बात करें तो वो तत्काल ही उसको स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि पिछले दिनों जब वो भोपाल आए हुए थे तो मैंने कहा कि रज़ा साहब का 100वां जन्मदिन है और रज़ा साहब को युवाओं से बहुत ही प्रेम था, स्नेह था और युवाओं के साथ वो बहुत ही एक संबंध रखते थे। तो हमें एक ऐसी प्रदर्शनी करनी चाहिए जो 100 युवा कलाकारों की प्रदर्शनी हो और उसमें देश भर के कलाकार शामिल हों। इसको तत्काल ही अशोक जी ने स्वीकार किया कि हाँ ज़रूर हमें ये करना चाहिए, और ये करने के लिए कोई बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी दीर्घाएं हमारे देश में मौजूद नहीं है जहां पर 100 कलाकारों के काम एक साथ लगाए जा सकें। किंतु इसको उन्होंने जा कर के वर्कआउट किया और दिल्ली में 5 अलग-अलग गैलरीज को बुक किया गया एक ही समय में, एक ही तारीखों में, और ताकि हम इतनी एक विशाल प्रदर्शनी को ठीक से लगा सकें और वहाँ पर उसको हम ठीक से दिखा सकें और उसका एक बेहतर कैटलॉग और उसके बारे में और जो भी कुछ योजना संबंधी चीज़ें मैंने प्रस्तावित की उसे तत्काल ही उन्होंने स्वीकार किया। ये एक बात और भी है कि अशोक जी के साथ कि अगर उन्होंने कोई काम आपको सौंप दिया है तो फिर उसमें वो दखल-अंदाज़ी नहीं करते हैं। उसमें एक तरह की फ्रीडम आपको मिलती है और उसमें आप जो भी करना चाहते हैं अपने ढंग से कीजिए, पूरा प्लान कीजिए और उसको बनाएँ और उसको एग्ज़ीक्यूट करें। तो ये जो एक विश्वास है उन्हें दूसरे कलाकार पर या दूसरे अनुशासन से आए हुए व्यक्ति पर, ये विश्वास भी उनके साथ एक बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ ही इशारा करती हैं कि वे एक ऐसी अब कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा से भरे हैं और कल्पना से भरे हैं, जो उनके साथ लगातार जब वो मेरे ख्याल से सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और 17 साल की उम्र के थे, उस वक्त उन्होंने अज्ञेय को काव्य पाठ के लिए वहाँ बुलवाया। तो ये एक युवा लड़के के भीतर अपने साहित्य के क्षेत्र के प्रति इतनी समझ और इतना एक अधिकार रखना और उस वक्त के एक बड़े कवि को एक साधारण से कार्यक्रम में बुला लेना, ये कोई आसान काम नहीं था। तो वहीं से हमें दिखता है कि अशोक जी एक अपनी सुस्पष्ट योजना, विचार और कल्पना लेकर के काम कर रहे थे और उसको लेकर के वो आज तक उसी ऊर्जा के साथ हमें हर मोर्चे पर डटे हुए दिखाई देते हैं। जी अरुण जी। यह बात तो खैर उचित ही है और इस बात को रेखांकित करना भी आवश्यक है और तमाम लेखक, कलाकार इस मंच से और अन्यत्र भी यह बात कहते आए हैं। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जिससे इसको हम और
इसको हम और कुछ आत्मीय ढंग से समझ सकें। जो आपके अपने उदाहरण हैं किसी कार्यक्रम को लेकर, किसी प्रदर्शनी को लेकर, कोई ऐसी बात। जी ऐसे तो मतलब बहुत सारे वो हैं, और एक जो उनकी तात्कालिक बुद्धि है जो काम करती है और जो सही दिशा में काम करती है, उसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण ये है कि जब भारत भवन बन गया तो उसकी जो ख्याति फैली, तो ऐसा हुआ कि हर स्टेट में भारत भवन हो, उसकी योजना लेकर के अलग अलग राज्यों से डेलीगेशन आने लगा कि भाई भारत भवन की संरचना क्या है और उसके कार्य प्रणाली क्या है और कैसे काम करता है, इन सब की जांच परख करके उसके आधार पर वे अपने यहाँ काम करना शुरू करें। तो ऐसे वो अनेक आते रहते थे और देख करके वो चले जाते थे, और शायद किसी और दूसरे प्रदेश में अशोक वाजपेयी नहीं थे, तो इसलिए कहीं भी वो भारत भवन नहीं बन सका। किंतु उसमें इन सारी उसमें एक बिहार से एक डेलीगेशन आया था, या शायद राजस्थान से, और वे भारत भवन विजिट कर रहे थे और अशोक जी ही उन्हें दिखा रहे थे। और एक भारत भवन एक बड़ा परिसर है जिसमें सारी कलाएं एक साथ हैं। तो वागर्थ है, अनहद है, रूपंकर है, रंगमंडल है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको उसमें जो बीच में बने हुए आंगन है उनको क्रॉस करना होता है। तो वहां पर एक आंगन है जहां पर स्वामीनाथन अक्सर बैठा करते थे। तो वो स्वामी जी वहां बैठे थे, और वो वर्ष था 1989, जिसमें अंतरराष्ट्रीय छापा द्विवार्षिकी, हिंदुस्तान की पहली द्विवार्षिकी प्रदर्शनी की शुरुआत थी। तो उस प्रदर्शनी में ऐसा सोचा गया था कि 2 पुरस्कार विदेशियों को जा सकते हैं और 1 पुरस्कार हिंदुस्तानी को जा सकता है। तो उसके अनुसार एक बजट बना हुआ था, और जब जूरी बैठी और जूरी ने, हालांकि ऐसा ही हुआ, 2 पुरस्कार विदेशियों को गए और तीसरा पुरस्कार जरीना हाशमी को गया, जो कि एक हिंदुस्तानी कलाकार है, किंतु वे न्यूयॉर्क में रहती है। तो अब उनके आने जाने का जो भी पैसा है उस बजट में शामिल नहीं था। तो उस नोट को बनाते वक्त मैंने लिखा कि अभी चूंकि तीनों ही कलाकार विदेश के हैं और उनके आने जाने में 1 लाख रुपया और ज्यादा खर्च होगा, और ये जो 1 लाख रुपया है इसको सैंक्शन किया जाना होगा। और ये लेकर के फाइल मैंने स्वामीनाथन को दी और कहा कि ऐसा हुआ है और उसमें अब तीनों कलाकार विदेश से आएंगे। तो स्वामी जी ने उसी वक्त देखा कि अशोक जी वो डेलीगेशन के साथ चले आ रहे हैं, तो उन्होंने वही बताया कि ऐसा हो गया है और उसमें 1 लाख रुपया अतिरिक्त लगेगा। तो अशोक जी ने कहा कि हाँ ठीक है, वो सैंक्शन है, और उसको उन्होंने वहीं फाइल पे दस्तखत किए और आगे चले गए। तो बाद में जो डेलीगेशन आया था उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि भाई हमारे यहाँ तो भारत भवन नहीं बन सकता है। उसका सिर्फ एक कारण ये है कि यहाँ तो पेड़ के नीचे बैठे बैठे 1 लाख रुपए सैंक्शन हो गए। तो ये जो एक संभावना थी या जो एक काम करने का एक तरीका था अशोक जी का, वो अपने में अद्वितीय था, और वो उसमें किसी तरह का उनको कोई संदेह नहीं होता था। अगर वे कोई चीज उचित है और कोई ठीक से की जाना है तो उसको तत्काल ही वे अपने ढंग से स्वीकृत कर लेते थे। तो ये एक उनकी अपनी पैनी दृष्टि भी थी और उनका अपना देखना भी था, और ये एक आसान काम भी नहीं है कि हम इन सब चीजों को साथ में रखते हुए
एक बहुत ही मंडेन से काम पर भी निर्णय उसी वक्त लेते चले। जी जी बिल्कुल। और हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और यह भी एक रोचक बात है, और यह भी एक रोचक बात है कि रजा, सैयद हैदर रजा किस तरह से आप दोनों के बीच एक कॉमन फैक्टर है। सैयद हैदर रजा की 101वीं जयंती भी मनाई जा रही है, और आप लोग अभी पेरिस से भी एक विशाल प्रदर्शनी को लगाकर यहाँ आए हैं, उसके साथ आपने समय बिताया है। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर अशोक जी ने कभी कभार में लिखा ही है, लेकिन आप अपने अनुभव से बताएं, बतौर चित्रकार बतलाएं, और उसके पूर्व रजा को आप दोनों किस तरह से समझते हैं, और उनको समझने में क्या आप दोनों में कोई मत वैभिन्न भी है, कहीं असहमति है किसी बात को लेकर, रजा के किसी चित्र को लेकर या उनकी दृष्टि को लेकर, दोनों बातें, सहमति असहमति दोनों। जी ये रजा के ऊपर जो प्रदर्शनी हुई है पॉम्पिडू सेंटर में, ये किसी भी भारतीय चित्रकार की पहली प्रदर्शनी है जो इतने बड़े स्तर पर वहां लगाई गई है। और इसके पीछे रजा फाउंडेशन की तरफ से अशोक जी लगातार पिछले 6 साल से काम कर रहे थे, और उनकी बहुत ही इच्छा थी कि रजा के जाने के बाद रजा का पेरिस में उपस्थित होना एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी के रास्ते जरूरी होगा, और इसके लिए ये समय उनके 100वीं जन्म तिथि का समय सबसे अच्छा समय होगा। तो ये प्रदर्शनी लगभग 93 कलाकृतियों के साथ वहाँ शुरू हुई, और ये किरण नादर म्यूजियम और पीरामल के संग्रह से सारी कलाकृतियां गई। और सबसे खूबसूरत बात इस प्रदर्शनी में ये थी कि उसमें बहुत सारे चित्र ऐसे देखने को मिले जो पहले कभी देखने को नहीं मिले थे, और वे ज्यादातर चित्र जो है 60 के दशक के हैं। जब रजा साहब को प्री दिला कृतिक मिलता है 1956 में, तो वे एक गैलरी के साथ अपना अनुबंध करते हैं, और ये अनुबंध के अनुसार वे साल में जितने भी चित्र बनाएंगे वो उस गैलरी के पास होंगे, और वो गैलरी ही उनका प्रदर्शन करेगी और उसी की बिक्री आदि वही देखेगी। और फिर ये अनुबंध उनका टूटता है 12 साल बाद 1968 में। और जब ये अनुबंध टूटता है तो गैलरी वाली जो है लारा विंची, वो नाराज होकर के लगभग लंबे समय तक इस 60 के दशक के चित्रों को सामने नहीं आने देती हैं। तो आप इसके पहले जितने भी चित्र देखते हैं वो उस प्री दिला कृतिक के पहले के हैं या फिर 68 के बाद के हैं, जो गैलरी के अनुबंध खत्म होने के बाद के चित्र हैं। तो हम देखते हैं इस प्रदर्शनी में बहुत सारे चित्र उस ट्रांजिशन पीरियड के हैं जब रजा साहब फ्रेंच लैंडस्केप से हिंदुस्तानी ढंग से अपने को खोजने परखने की कोशिश में कई तरह से कई दिशाओं में काम कर रहे थे, और अलग अलग तरह से अपने को आजमा रहे थे, जिसमें वो भारतीय राजपूत शैली के लघु चित्रों की तरफ भी जाते हैं, मालवा शैली के लघु चित्रों की तरफ भी जाते हैं, और वो तांत्रिक कला के कुछ अंगों को भी स्वीकार करते हैं। उसी दौरान अजित मुखर्जी की एक किताब आती है तंत्र, जिससे प्रभावित होकर के रजा बहुत ज्यादा कुंडलिनी और इन सब का अध्ययन करना शुरू करते हैं, और एक बेहतर कला यात्रा हमें देखने को मिलती है 1968 के बाद। तो ये जो प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसमें बहुत सारे चित्र उस समय के चित्र हैं, और वे चित्र हैं जो
बहुत लंबे समय तक हमें देखने को नहीं मिल सके थे। और जहाँ तक अशोक जी के अपने रज़ा साहब के साथ एक लंबे समय का उनका अनुभव है और एक गहरा संबंध है, और मेरे ख्याल से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जो रज़ा ने उनकी कविता है लौट कर जब आऊँगा, उस पर बा नाम से एक चित्र बनाया, और उस कविता एक अपनी जगह पर एक बढ़िया कविता है, और चित्र अपनी जगह पर एक बड़ा खूबसूरत चित्र है। इन दोनों का हम मिलान करने जाएं तो वो उसमें ऐसा कोई मेल आपको नजर नहीं आएगा, किंतु ये कविता एक लड़के की हताशा की कविता है, जो खुद से ये प्रश्न कर रहा है कि माँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तो क्या लेकर आऊँगा? मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी हासिल नहीं है, और माँ के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसके बेटे से बढ़कर जो उसे चाहिए है। तो ये जो एक लंबे समय माँ के साथ न रह पाने का दुःख, और लौट कर के आते वक़्त उनको उसको वो सारी चीज़ें बिला वजह या बेकार लग रही हैं जिनको वो ले जाने की सोचता है। इसमें इस कविता में एक अलग तरह का माहौल है, और जिसमें गहरी हताशा हमें दिखाई देती है, और एक निराश व्यक्ति जो लौट करके आना चाहता है अपनी माँ के प्रेम की अनुभूति उसे होती है, और वो उसे व्यक्त करता है। दूसरी तरफ ये जो चित्र है, ये चित्र बहुत ही खूबसूरत, एक तरह से बहुत उत्साहित चित्र है। उसमें उस तरह की हताशा हम नहीं देखते हैं, किंतु वो चित्र अपने होने में बहुत सुंदर है, जैसे कि ये कविता अपने होने में बहुत सुंदर है। तो ये जो अशोक जी का और रज़ा साहब का संबंध प्रगाढ़ होता है, वो ये 81 में बने इस चित्र के साथ ही नहीं होता, बल्कि इसके पहले 1978 में जब रज़ा साहब के चित्रों की प्रदर्शनी वो कला परिषद में ऑर्गेनाइज करते हैं उत्सव के दौरान, उस समय से अशोक जी और रज़ा साथ होना शुरू होते हैं, और वे एक अच्छा समय बिताते हैं जो कि बहुत ही विचारों से भरा हुआ, रचनात्मकता से भरा हुआ। रज़ा साहब भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे कि भाई ये प्रदर्शनी की जाए, यहाँ पर ये कार्यक्रम हो जाए, यहाँ पर ये काव्य पाठ हो जाए। मतलब उनकी भी रुचि अन्य कलाओं में उतनी ही थी जितनी अशोक जी की है, मगर अशोक जी के अंदर एक गुण और ज़्यादा था कि वे इन कलाओं के संबंध में कुछ कर सकते थे, और उनको आयोजित किया जा सकता था, वो कार्यक्रम कर सकते थे। और हम देखते हैं कि जैसे भारत भवन में उन्होंने अनेक ऐसी चीज़ें करी हैं जो अन्यत्र पॉसिबल नहीं था, संभव ही नहीं है। जैसे एक डागर सप्तक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 7 डागर वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने 7 दिन के कार्यक्रम में हर दिन एक ने परफॉर्म किया। जैसे एक सारंगी मेला था जिसमें देश भर के सारंगी वादक आमंत्रित थे, और 100 सारंगी वादकों का एक बड़ा वाद्य वृंद जैसा वहाँ पे प्रस्तुत भी हुआ, जो बहिरंग में किया गया। तो इस तरह के जो आयोजन है, ये करने की कल्पना और क्षमता दोनों अशोक जी में थी। जहाँ तक अशोक जी के रज़ा के चित्रों को पसंद करने का प्रश्न है, उनका देखना बहुत ही अपना देखना है, और बहुत ही गहरा देखना है। शायद उतना गहरा देखना मेरा ना हो, और मैं उन चित्रों को एक दूसरी नज़र से देखता हूँ, जिसमें मैं उसमें रंगों का एक खेल देखता हूँ, या रंगों का एक संबंध
ढूंढता हूँ, पाता हूँ और वो मुझे मिलता है। किंतु अशोक जी एक बहुत ही लंबी कविता लिखते हैं रजा का समय नाम से, और उसमें वे उनके चित्रों का संबंध इस पूरी दुनिया में हो रहे बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ते चलते हैं। तो उनका देखना उतना ही विलक्षण और उतना ही अनूठा है जितना रजा के चित्र हैं। और मेरे चित्र देखने की सीमा जो है वो मेरी अपनी है। हो सकता है कि मैं उतना सब नहीं देखता हूँ, उस पूरी दुनिया को उस तरह से नहीं महसूस करता हूँ, और मैं एक चित्रकला के किसी एक खास अंग को, खास विशेष रास्ते से ही देख करके रजा के चित्रों को अपने ढंग से आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। तो वो उनके देखने और मेरे देखने में बहुत फर्क है। हमारे बीच ऐसे कभी कोई असहमति तो नहीं हुई, या कभी ऐसी बात भी नहीं हुई कि किसी चित्र को देख करके उन्हें कुछ और लगा हो या मैंने कुछ और कहा हो, या हम दोनों का कोई ऐसा विरोध हुआ। मगर ये जरूर है कि एक ऐसा प्रोग्राम की कल्पना भी अशोक जी ने ही की थी जिसमें रजा के चित्र हों और डांस हो और उनकी कविताएं हों। तो इन तीनों का प्रदर्शन आविन्यो में हुआ, और जिसमें रजा के चित्र, प्रेरणा श्रीमाली जी का डांस और अशोक जी की कविताओं का पाठ, ये तीनों एक साथ एक समय में घटित हुआ। ये भी अपने में एक बहुत ही मुश्किल काम भी है और अनूठा भी है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको एक तरह की कल्पना चाहिए कि इन तीनों को हम कैसे जोड़ें और कैसे एक साथ स्टेज पर लाएं, और उससे जो अनुभव पैदा हो वो दर्शक तक पहुंचे। तो ये आसान नहीं होता है मेरे ख्याल से। एक ऐसी जगह पर जहां पर दूसरी भाषा के दर्शक बैठे हैं, तो वहाँ हिंदी कविता और एक भारतीय डांस और एक चित्र, तीनों को एक साथ रखना और उन तीनों को एक साथ अनुभव के लिए प्रस्तुत करना, ये कोई बहुत आसान काम नहीं था। अरुण जी। जी जी बिल्कुल। और जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब मित्रों लौटकर जब आऊंगा, बेहद चर्चित कविता अशोक वाजपेयी जी की, जब इसकी चर्चा अखिलेश जी कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें थोड़ा सा विराम दिया जाए। तो वो लगातार बोले जा रहे हैं, थोड़ा वे सुस्ताएं, कुछ और चीजें भी याद करें। और इस बीच में यह कविता अखिलेश जी आपकी अनुमति से पढ़ लेना चाहता हूं, जरूर लौट जरूर। कर जब आऊंगा। तो इसको पढ़ते हैं। और मुझे जहां तक याद है, यह कविता उनके पहले ही कविता संग्रह में संकलित है। शहर अब भी शहर, संभावना। जी, शहर अब भी संभावना है में यह कविता है। तो मैं इसको पढ़ता हूं, फिर जी जी। आपको सुनते हैं। और आपसे तो नहीं, मगर संजीव जी से हमें दो चित्र भी मिले हैं। संभवतः वे इसी बार की फ्रांस यात्रा के हैं, तो उन चित्रों को भी पटल पर दिखाएंगे। थोड़ा एक चेंज होगा, अच्छा लगेगा। पहले यह कविता लौट कर जब आऊंगा, अशोक वाजपेयी, पढ़ता हूं। मां, लौटकर जब आऊंगा क्या लाऊंगा? यात्रा के बाद की थकान, सूटकेस में घर भर के लिए कपड़े, मिठाइयां, खिलौने, बड़ी होती बहनों के लिए अंदाज से नई फैशन की चप्पलें, या रक्त की एक नई सिद्धि और गढ़ी हुई वीर गाथाएं। क्या मैं आकर कहूंगा मैंने दिन काटे हैं एक समृद्ध
आदमी की तरह अपने पर्दे ढके कमरे की खिड़की से मकानों की काई रची दीवारों पर, अपने पर्दे ढके कमरे की खिड़की से मकानों की काई रची दीवारों पर निर्विकार आती सुबह देखते हुए, या क्षुद्रताओं की रक्षा में निर्जन द्वीप समूहों में समुद्र से अकेले लड़ते हुए, या क्षुद्रताओं की रक्षा में निर्जन द्वीप समूहों में समुद्र से अकेले लड़ते हुए। क्या मैं बताऊंगा कि मैं आया हूं अंधेरी गुफाओं में से, जहां भूखी कतारें रह रह कर चिल्लाती हैं, गिद्धों और चीलों की चित्कारों के बीच मां तुम्हारा प्रिय शोक गीत रघुपति राघव राजा राम। क्या मैं तुमसे कहूंगा खुश हो मां, अंत आ गया है? क्या मैं तुमसे कहूंगा खुश हो मां, अंत आ गया है, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी? ये बार बार देखिए, बार बार फोन लोग करने लगते हैं, माफ कीजिएगा। क्या मैं तुमसे कहूंगा खुश हो मां, अंत आ गया है, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी? क्योंकि मैंने देखा है नीले अश्व पर आरूढ़ भव्य अवतारी पुरुष को। या मैं सिर्फ एक किस्सा सुना पाऊंगा नीले घोड़े पर सवार एक पिचके निर्वीर्य चेहरे वाले आदमी की मौत का एक छोटे से गांव में? या तुम्हारी तीखी नजर को बचाते हुए दूसरे खिलौनों के साथ अपने छोटे भाई को दूंगा एक काठ का नीला घुड़सवार? क्या मैं लौटूंगा क्या मैं लौटूंगा अपनी निर्जल आंखों में अपमान भरे, जो अब हर रास्ते पर छाया है आकाश की तरह? और तब तुम पहली बार पहचानोगी मेरे चेहरे में छुपा अपना ही ईश्वर दूषित चेहरा? और तब क्या तुम पहली बार पहचानोगी मेरे चेहरे में छुपा अपना ही ईश्वर दूषित चेहरा? मां, लौटकर जब आऊंगा क्या लाऊंगा? मां, लौटकर जब आऊंगा क्या लाऊंगा? संभवतः क्या यही आंकड़ा ही है कि 25 वर्ष की उम्र में अशोक वाजपेयी जी का यह संग्रह, उनका पहला कविता संग्रह आ जाता है, और वे आजादी के 10 वर्ष बाद, रखिए 1957 से कुछ और वर्षों तक की लिखी गई कविताओं को इस संग्रह में समाहित करते हैं, और अपनी भूमिका में यह भी कहते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत ही क्रूर होकर अपनी कई कविताओं को छांटा, और इस तरह की जो बेहद आत्म संघर्ष से भरी हुई कविताएं हैं, जिनमें तमाम अंतर्द्वंद है मनुष्य के, और बाहर जाने को लेकर जब हम निर्वासन की बात करते हैं, आज तो और इसकी अधिक चर्चा होने लगी है। उस समय सोचिए 70 के दशक में किस तरह से उसे अशोक वाजपेयी जी उठा रहे हैं।
आज तो निर्वासन हमारे साहित्य का, वैश्विक साहित्य का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें बीएस नॉयपॉल से लेकर तमाम लोग, तस्लीमा नसरीन और कितने लोग लिखते आए हैं। तो अलग अलग ढंग से जो कवि है अपने समय को और समय के आगे को भी देख रहा होता है। अशोक वाजपेयी जी की इस कविता की चर्चा की, इस बहाने हमने उसका पाठ किया। ये इतनी अच्छी कविता है कि लगा कि इसका पाठ किया जाए। तो उनकी कुछ और कविताओं पर चर्चा करें या उनके गद्य का कोई और ऐसा पक्ष जो आपको प्रभावित करता हो, उस पर बात करें। अखिलेश। एक कविता मुझे जो बहुत पसंद है, वो एक अद्भुत कविता है और उनकी कल्पना शक्ति का एक बड़ा उदाहरण भी है, और यही कल्पना जो है उनकी ताकत भी है। और मेरे ख्याल से सभी कलाओं में जो कलाकार है वो अपनी कल्पना से ही खेलता है और उसी से अपने को प्रस्तुत करता है। तो उनकी ये कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेम के लिए जगह। उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई, बुहार कर अलग कर दिया तारों को, सूर्य चंद्रमा को रख दिया एक तरफ, वन लताओं को हटाया, उसने पृथ्वी को झाड़ा पोंछा और आकाश की तहें ठीक की, उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई। ये एक ऐसी कविता है जो कि एक इतने विशाल फलक पर आपको ले जाती है और उसमें प्रेम के लिए जो जगह बनाने की तमन्ना है, वो एक पूरे ब्रह्मांड के प्रेम की बात उसके अंदर की जा रही है, जिसमें उसका संबंध, उसके प्रेम का संबंध न सिर्फ उसके अपने प्रेमिका से है बल्कि इस पूरी दुनिया से है, और वो इन सब को उसमें नहीं चाहता है और उन सब को हटा करके अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्रेम की जगह है। तो ये कल्पना जो है अशोक जी की ताकत है मेरे ख्याल से, और उनके साथ वो 17 साल की उम्र से या और भी पहले से ही रही होगी, और उसी के चलते वे लगातार इतने सक्रिय रहते हैं कि अनेक बार ये भी सोचने को आता है कि वे ये सब कैसे कर लेते हैं कि एक ही दिन में 3 जगह जा करके वो अपने व्याख्यान दे आते हैं और शाम को रसरंजन के लिए आपके साथ बैठे हैं। और तो ये इतनी ऊर्जा प्राप्त करना साथ ही इतनी कल्पना रखना, और फिर कल्पना की ये उड़ान इस कविता में देखने को मिलती है। ऐसी अनेक कविताएं हैं जिसमें अशोक जी अपने को रखते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज मैंने नोट करी कि वे लगातार ये भी कहते रहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ और मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, किंतु उनकी कविताओं में ईश्वर इस कदर गुस्सा बैठा है जिस तरह प्रेम मौजूद है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने कई कविताएं सिर्फ ईश्वर शीर्षक से ही लिखी हैं, और एक कविता में तो किसी एक ढाबे में ईश्वर को खाना खिलाने की बात भी कर रहे हैं। तो ये जो ईश्वर के साथ उनका संबंध है, वे भले ही अपने को नास्तिक कहते रहते हो, मगर वो एक गहरा संबंध है जो उनकी कविताओं में बहुत ही वाचाल है और बहुत ही प्रमुखता से हमें दिखाई देता है कि वे ईश्वर के साथ एक कोई अपना ऐसा संबंध बनाए हुए हैं, और उसकी ही देख रेख में और उसकी ही करनी धरनी को नोट करते हुए और उसको दर्ज करते हुए वे अपने कविता संसार में अपने को बरतते हैं। तो ये हम देखें कि ऐसे उनका जो कविता संसार है वो बहुत ही समृद्ध होने के साथ एक दूसरी चीज मुझे जो बहुत आकर्षित करती है उनकी कविताओं में, वो उनकी भाषा है। वे अपनी भाषा में इतने सजग हैं, और जैसे कि हिंदी भाषा को एक संवारने का काम भी एक लेखक का ही होता है, और वो उसको और बेहतर करता चलता है। तो अशोक जी अपनी कविताओं में
ज़्यादातर अपने हिंदी भाषा पर ही डिपेंड करते हैं और उनके कविताओं में अंग्रेजी शब्दों की भरमार नज़र नहीं आती है, और जो कि बहुत ही आजकल प्रचलन में है, और बहुत सारे कवि अनजाने ही इस बात को इस्तेमाल करते रहते हैं। किंतु जिस तरह से हम देखते हैं कि अज्ञेय की भाषा बहुत ही साफ सुथरी और एक उसमें चमकदार भाषा नजर आती, वैसे ही अशोक जी की भाषा जो है वो भी अपने एक साफ सुथरी और अपनी एक चमकदार भाषा दिखाई देती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आसान भी नहीं होती है। अगर हम आज का साहित्य पढ़ने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि उसमें अंग्रेजी के शब्दों की इस कदर भरमार होती है, और वो अंग्रेजी के शब्द भी देवनागरी में लिखे जाते हैं। तो अगर कोई पाठक उस शब्द का अर्थ जानना भी चाहे तो उसके पास चूंकि स्पेलिंग नहीं है तो वो नहीं जान पाता है। तो मेरे ख्याल से हमें इस बारे में भी थोड़ा सजग होना चाहिए। हमें क्यों, सभी को होना चाहिए कि हम अपनी भाषा के प्रति कितने सचेत हैं और कितना उसके लिए हम कुछ कर पाते हैं। तो अशोक जी की कविताओं में, अपने गद्य में भाषा का तेज साफ नजर आता है, और हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है, इस पर हमें इसका हमें एहसास होता है। अरुण जी। जी जी जी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और मैं जिन चित्रों की बात कर रहा था अखिलेश जी, तो उनको एक बार यहाँ पर रखता हूं, और मुझे लगता है वे हाल के ही चित्र हैं, तो उन पर भी कुछ राय देंगे पेरिस की अभी हालिया यात्रा को लेकर। और चूंकि जी हाँ, आपको चित्र दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, आप चूंकि दिख रहा मोबाइल, है। जी हाँ, जी, दिख रहा है। इनके बहाने कोई ऐसी घटना याद आ रही हो? मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि ये चित्र कब किसने ले लिया। मगर ये अच्छा चित्र है और जो मेरे पास नहीं है। इसमें उदयन है, योगेंद्र है, अशोक जी और मैं हूँ। 4 लोग दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, उस वक्त का चित्र है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम लोग पेरिस पहुंचे तो हम लोग पहुंचे थे रात को 8 बजे, और अशोक जी हम लोगों के इंतजार में होटल की लॉबी में ही बैठे हुए थे। और जब हम लोग सब आ गए और सेटल हो गए तो वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हम लोग आए तो हमें वो खाना खिलाने ले जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मतलब ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। जैसे कि एक बार हुसैन साहब के साथ का किस्सा है, जिसमें उनके ऊपर जापान की एक कंपनी जो है, टेलीविजन कंपनी, फिल्म बनाना चाह रही थी। तो उनका फोन आया कि ये फिल्म वाले आ रहे हैं, तो ये मेरे ऊपर एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो आप आ जाइए बम्बई। तो ठीक है, मैं बम्बई चला गया। तो बम्बई जब मैं पहुंचा तो शाम के समय, तो वहां उनके घर पे मैसेज मिला कि वो हैदराबाद चले गए हैं, तो आपको हैदराबाद बुलाया है। तो वहां से मैं सीधे एयरपोर्ट गया और हैदराबाद का टिकट लेके हैदराबाद पहुंचा। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, और हुसैन साहब सिनेमा घर में बैठ के खाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। तो ये जो इंतजार करना है कि भाई ये लोग आ रहे हैं और देर से पहुंचने वाले हैं, तो वो खुद भी नहीं खाना खाए हैं और आपका इंतजार करें कि आप आए तो फिर हम साथ में खाने जाए। तो फिर हम लोग जब पहुंचे तो फिर अशोक जी शाम को हम लोगों को जब सेटल हो गए, सब कमरे में चले गए, उसके बाद सब सेटल होके बाहर आए, तो उन्होंने कहा चलिए खाना खाने चलते। तो एक बढ़िया वियतनामी रेस्टोरेंट में ले गए हम लोग। तो ये एक उनके अंदर ये भी एक खासियत है कि वे दूसरों का ख्याल रखते हैं, और
उसके लिए एक जगह भी रखते हैं आपकी। जी जी जी। और एक चित्र और इस अवसर पर हमें संजीव जी से ही प्राप्त हुआ, हाँ हाँ। तो उस चित्र को भी देखते हैं, फिर और कुछ बातचीत करेंगे। यह वाला चित्र जी। ये वाला चित्र, ये वाला चित्र भी मेरी जानकारी के बगैर ही लिया गया है, और मेरे ख्याल से हम लोग एक पता नहीं कहाँ है ये पुस्तक की दुकान में है। हालांकि पुस्तकों से उनका जो मोह है वो बहुत ही गहरा है, और यहाँ पर पेरिस में शेक्सपियर कॉर्नर करके एक दुकान है जहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी की पुस्तकें मिलती हैं। तो अशोक जी तीसरे दिन हमें वहाँ लेके गए कि चलिए वहाँ शेक्सपियर कॉर्नर में चल के कुछ किताबें देखते हैं और कुछ किताबें खरीदते हैं। तो जाहिर है वो एक बहुत ही बड़ी दुकान है और बहुत ही पुरानी दुकान है और बहुत ही खूबसूरत दुकान है, जो एक बड़े से मकान में है, और उस मकान में एक भूल भुलैया जैसा है, लेबिरिंथ जैसा है, और उसमें आप घुसते चले जाएं और अलग अलग विषयों की किताबें आपको वहाँ मिलती जाती हैं। तो उसमें अशोक जी ने तो खैर बहुत सारी किताबें वहाँ पे अब उनकी रुचि की खरीदी, और मुझे भी 2 किताबें वहाँ मिली। एक तो लियोनार्डो दा विंची की बायोग्राफी, और एक फ्रीदा कालो जब पेरिस आई थी तो उस के जो पेरिस में रहने का जो ड्यूरेशन था, जितना समय वो वहाँ रही हैं, उस पर एक किताब लिखी है। तो वो किताब मेरे को बहुत दिलचस्प लगी कि उनके पेरिस डेज के बारे में कुछ जानकारी मिले, जिसमें वो डाली से मिलती हैं, पिकासो से मिलती हैं, आंद्रे ब्रेता से मिलती हैं, मातिस से मिलती हैं, उस वक्त के जितने बड़े कलाकार हैं जो पेरिस में मौजूद हैं। फ्रीदा का उनके साथ एक संबंध होता है, और उनकी एक छोटी सी प्रदर्शनी भी होती है वहां पर, जो कि आंद्रे ब्रेता करते हैं, जो मैक्सिकन आर्ट के नाम से की जाती है, जिसमें मैक्सिको से आई बहुत सारी चीज। आंद्रे ब्रेता एक ऐसे लेखक थे जो जिन्होंने दादाइज्म को बहुत ही प्रमोट किया, और वो टर्म भी उन्हीं का बनाया हुआ था, और वो अपनी यात्राओं में ऐसी बहुत सारी चीजें खरीद के लाते रहे हैं जो उन्हें अच्छी लगती थी। और अभी अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ जो पोम्पिडू सेंटर का एक कॉन्टेम्प्ररी आर्ट वाला सेक्शन है, उसमें एक रूम उन्होंने आंद्रे ब्रेता का बनाया है, और उसमें वो सारी चीजें जो वो बाहर से खरीद के लाए हैं, जिसमें बहुत सारी मैक्सिकन और ब्राजीलियन भी है, उन सबको उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प वो वाकया भी रहा, जिसमें हमें ये देखने को भी मिला कि आंद्रे ब्रेता इस तरह के आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग तरह के फोक और ट्राइबल आर्ट की जो कुछ कलाकृतियां हैं, वे बहुत सारी अपने जीवन भर इकट्ठा करते रहे हैं, और उसका एक बड़ा संग्रह वहाँ पोम्पिडू सेंटर में प्रदर्शित है। जी। और अखिलेश जी, हमने आप दोनों के बीच का जो एक कॉमन फैक्टर रहे या हैं, रजा साहब, उस पर चर्चा की, विस्तार से की। और एक और कॉमन फैक्टर है, कई हैं वैसे तो, मगर हम फिलहाल एक की बात करें तो हम उस जगह की बात करते हैं जिस जगह पर आप पाए जाते हैं। ज्यादातर हम भोपाल की बात कर रहे हैं, भोपाल जिसे अशोक वाजपेयी जी ने अपने हिसाब से या अपनी मेहनत से एक सक्रिय साहित्यिक नगरी के रूप में विकसित भी किया। भारत भवन हो या जो तमाम जो दूसरे परिषद हैं, और स्वयं उनकी अपनी सक्रियता। तो भोपाल से भी जुड़े कुछ किस्से हमें सुनाए तो अच्छा हो, जिसमें आप हो, भोपाल हो, अशोक जी हो, और दूसरे लोग भी हो। जी। भोपाल
एक ऐसा शहर था जिसकी अपनी कोई बहुत सांस्कृतिक उपस्थिति पहले से मौजूद नहीं थी, और अशोक जी आने के बाद, मेरे ख्याल से अशोक जी भोपाल आ गए थे 1974 में, और फिर उन्होंने उत्सव नाम से जो कार्यक्रम शुरू किए, जो कला और संस्कृति को लेकर के ही किए जाने वाले कार्यक्रम थे, वो इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि उसी में से एक तरह से भारत भवन की परिकल्पना पैदा हुई होगी, जिसमें सारी कलाएं एक छत के नीचे हैं। और जब उसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, तो उन्होंने भोपाल को कला की राजधानी का दर्जा दिया, कि अब कला की राजधानी जो है भोपाल है, क्योंकि यहाँ कलाओं से संबंधित वो सारे कार्यक्रम और सारी चीजें होती हैं जो। और जब उद्घाटन का अवसर था, तो देश के सभी प्रमुख कलाकार वहाँ मौजूद थे। मेरे ख्याल से भारत भवन एक ऐसी संस्था भी है जिसे कलाकारों ने स्वयं बनाया है, और उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और उसमें उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और ये सब संभव हो पाया अशोक जी के अपने ब्रॉडर विजन के कारण, उनके अपने देखने के कारण, जिसमें वे एक तरफ स्वामीनाथन को आमंत्रित करते हैं, तो दूसरी तरफ बाबा कारन को और चार्ल्स कोरिया को आमंत्रित करते हैं, तो डागर साहब को तिब्बत केंद्र बनाने के लिए बुलाते हैं, तो चक्रधर केंद्र के लिए रामलाल जी को बुलाते हैं, तो कुमार गंधर्व लगातार अपना एक संबंध बनाए रखते हैं। तो ये जो एक बड़ा सांस्कृतिक परिवेश पैदा होता है 1982 में, जिसका लाभ मध्य प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को मिलता है, और उसमें देश के सभी कलाओं को समृद्ध होने का मौका मिलता है, और कलाकारों को अपना परफॉर्म, यानी उस वक्त भारत भवन में परफॉर्म करना एक प्रतिष्ठा का वो बन चुका था। तो ये सब संभव एक ही व्यक्ति के कारण हो पाता है, जो अशोक जी हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने इतना खुला रखा कि उसमें चाहे जो आकर के शामिल हो सकता था, जो कुछ सार्थक रच रहा हो या कुछ सार्थक कर रहा हो कला के क्षेत्र में, उन सब की जगह वहाँ थी कला। तो उस वक्त हर साल ऐसा भी होता था कि जो कैंप ऑर्गेनाइज, शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते थे, उसमें प्रदेश के ही नहीं हिंदुस्तान भर के जो चित्रकला के महाविद्यालय हैं, उनके दो स्टूडेंट्स आकर के उन शिविर में भाग लेते थे, और उन सारे कलाकारों के साथ अपना एक सीधा संवाद करने की एक जगह पाते थे। तो ये जो चीजें हैं, ये सब कोई बहुत आसान नहीं है, और ये कहीं और इसलिए हो भी नहीं सका कि वहां पर इस तरह का खुलापन नहीं है, या अशोक जी जैसी दृष्टि नहीं है, या उनके जैसी कल्पना किसी और में नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये किसी और स्टेट में संभव नहीं हुआ कि भारत भवन बन सके, या भारत भवन जैसी कोई एक संस्था बन सके। हम देखते हैं कि एक छोटा मोटा प्रयास दूसरी तरह का जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो बना है उसका हुआ है, और एक गोवा में जो एक छोटा सा सांस्कृतिक केंद्र बना है उसका हुआ है, और इन दोनों को भी चार्ल्स कोरिया ने ही संयोग से डिजाइन किया है। मगर ये उस तरह का खुलापन न हो पाने के कारण, वहाँ पे जो भी लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थे, उनके अंदर ये दृष्टि न हो पाने के कारण इनकी कोई जगह उस तरह से नहीं बन पाई देश के सांस्कृतिक परिदृश्य में, जैसी कि भारत भवन की एक है। आज भी भारत भवन का अपना एक मुकाम है, और उसमें परफॉर्म करना या उसमें प्रदर्शित करने के लिए कोई भी कलाकार अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये सब प्रसिद्धि उस दौरान की प्रसिद्धि है जब अशोक जी यहाँ थे, और उन्होंने इस संस्था को बनाने में अपना सब कुछ शामिल किया था। और जब भोपाल की बात हो ही रही है, तो एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है
जी और मैं उसको यहाँ पर रखना चाहता हूं। बिल्कुल। हुसैन लीला 2, हुसैन लीला, और आप उसमें कुछ जोड़िएगा। मैं इसलिए ये प्रसंग रख रहा हूं या सुना रहा हूं ताकि हम उसमें आपकी ओर से कुछ जोड़ता हुआ पाएं हाँ और हमें अच्छा लगे, क्योंकि उससे दो अलग अलग दृष्टियां जो हैं वो समेकित होती हैं। हम अशोक जी को पढ़ रहे होते हैं या उन पे चर्चा कर रहे होते हैं, और हम अखिलेश जी को सुन रहे होते हैं। तो ये दो शख्सियतों की मौजूदगी इस संवाद में स्वतः ही हो जाती है, तो इसका प्रभाव जो है दुगुना नहीं कई कई गुना हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हुसैन लीला 2 जो रचनावली है, और निश्चय ही इस तरह की रचनावलियों का अपना महत्व है। कभी कभार हम कहाँ ढूंढते फिरते, या पहले भी जो कभी कभार के जो संकलन आए वे सीमित थे। इस बार ज्यादा बड़ी संख्या में आए हैं, हालांकि अभी भी लगातार लिखे जा रहे हैं, तो आगे भी वे संकलित होंगे ही। फिलहाल इस 10वें खंड में, अशोक वाजपेयी रचनावली के 10वें खंड में यह आलेख है, हुसैन लीला 2। तो इसमें वे भोपाल का एक प्रसंग उठाते हैं, तो मैं जरा उसको पढ़ना चाहता हूं अखिलेश जी। जी वे लिखते हैं, कुछ हिस्से छोड़ भी रहा हूं क्योंकि हम भोपाल की बात कर रहे थे, हम उसी पर रहे। वे लिखते हैं अशोक वाजपेयी जी कि जब भोपाल में कुछ सांस्कृतिक पहल हुई तो मध्य प्रदेश कला परिषद के वार्षिक आयोजन, विविध कलाओं के समागम उत्सव में हुसैन हमारे निमंत्रण पर अपने किसी विशेष रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किए गए प्रिंट्स की एक प्रदर्शनी लेकर आए थे। भोपाल में किसी एकल प्रदर्शनी को देखने दर्शकों की सबसे बड़ी भीड़ उसके लिए जुड़ी थी। नए भोपाल में उनकी रत्ती भर रुचि नहीं थी, उनकी मतलब हुसैन की। वे सारा, हाँ आप भी कुछ जोड़िएगा, फिर आगे हम इसको और पढ़ेंगे, ताकि आज हुसैन की चर्चा शुरू से ही हो रही है, आप भी कर ही रहे हैं और आवश्यक भी है। तो इस बहाने कई व्यक्तित्वों पर चर्चा हो, तभी तो यह एकाग्र का उद्देश्य एक बड़ा उद्देश्य भी बन पाता है। तो नए भोपाल में हुसैन की रुचि रत्ती भर नहीं थी, वे सारा वक्त पुराने भोपाल में ही घूमते रहे। और आगे और वे लिखते हैं, एक हिस्सा और पढ़ता हूं। भारत भवन के उद्घाटन के अवसर पर उसके रूपंकर संग्रहालय में पहली प्रदर्शनी लगाने का खासा झगड़ालू काम जिन मूर्धन्यों ने अंजाम दिया उनमें हुसैन भी थे। राम कुमार, कृष्ण खन्ना, अकबर पद्मसी, मंजीत बाबा के अलावा उद्घाटन के बाद और इस नए उपक्रम की इंदिरा गांधी की सार्वजनिक रूप से भूरी भूरी प्रशंसा के बाद शाम को डिनर पर हुसैन ने ही सवाल उठाया था कि ऐसा संस्थान सरकारी विभाग जैसे कैसे चलाएगा। उन्होंने ही मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को उस समय उसे स्वायत्त बनाने का सुझाव सबसे पहले दिया था। जब भारत भवन न्यास बना तो हुसैन उसके पहले न्यासियों में से एक थे। एक बार भारत भवन के वार्षिक उत्सव में हुसैन आए थे और उनकी रजामंदी से यह घोषित हुआ कि वे फर्श पर सार्वजनिक रूप से चित्र बनाएंगे। निर्धारित समय पर उन्हें चित्र बनाते देखने के लिए बड़ी भीड़ एकत्र हो गई, पर हुसैन साहब का कहीं पता ही नहीं। उन्हें खोजने लोग दौड़ाए गए। वे पुराने भोपाल के एक ढाबे में मजे से बैठे निश्चिंत चाय पी रहे थे। बहरहाल उन्होंने जब फर्श पर कैनवास बिछाकर चित्रांकन किया, देखिए इसको पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
हाँ हाँ इस तरह का जीवन चित्रण है अखिलेश जी। जी हाँ, ये और बहुत ही दिलचस्प हुआ था उस वक्त। हाँ, भारत में बहुत सारे लोग आ गए थे कि आज हुसैन साहब चित्र बनाएंगे, और वो फिर वो अ, पुराने भोपाल में चाय पीते हुए मिले, और उसके बाद वो फिल्म देखने चले गए। तो वो उस दिन बिल्कुल न आए। और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे चौकीदार, हमारा मेरा घर जो था भारत भवन के पास ही था, तो वो दौड़ता हुआ आया और वो बोला कि हुसैन साहब आए हैं। तो वो सुबह 9 बजे आ गए भारत भवन वो चित्र बनाने के लिए, और उन्होंने कैनवास जमीन पे बिछाया और उसको बाल्टी में रंग घोल करके उसको पोतना शुरू किया, और उसका कुछ हिस्सा हम लोगों ने भी पोता, और वो उसमें उन्होंने सबको शामिल किया, उसको काटा पीटा भी, और फिर उसके सूखने का इंतजार किया। तो ये जो सूखने का इंतजार था, इसमें बाकी सारे लोग फिर धीरे धीरे आकर के इकट्ठा होना शुरू हुए, और फिर उन्होंने एक अपना रेखांकन किया, जो कि अपने तरह का एक अलग प्रयोग था, जो हुसैन ही कर सकते थे और किसी के बस का नहीं था। और हुसैन के अंदर मतलब ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्होंने जो ये प्रयाग शुक्ल ने लिखा है शुरुआत में कि उन्होंने ईजल पेंटिंग को, ऑयल पेंटिंग को ईजल से उठा करके जमीन पे बिछा करके करना जो शुरू किया, तो उसको एक देशज ढंग से बरतना चालू किया। तो हुसैन साहब जब आंध्र प्रदेश में रामलीला के पीछे गांव में घूमते थे, तो वो आज रात को जो भी पाठ हुआ है और अगले गांव में उसका अगला पार्ट होगा, तो वो वहां रात में जमीन पर बिछा करके कैनवास अगले पार्ट को पेंट करते थे, और फिर वो कैनवासेस जो हैं उस अगले दृश्य के पीछे दीवारों पे लगा दिए जाते थे, और उसके सामने रामलीला होती थी। तो ये उन्होंने बहुत पहले ही ये कर दिया था कि कैनवास को ईजल से उठा करके जमीन पे ले आए, और उसका एक तरह से भारतीयकरण हो गया। जो ईजल पेंटिंग का एक हवा था, वो उन्होंने तोड़ा और खत्म किया। जी हमने यह प्रसंग इसलिए भी छेड़ा कि आज हम इस संवाद में आप दोनों लोगों के बीच के कुछ कॉमन फैक्टर्स को रखते चले जा रहे हैं। हुसैन ऐसे ही एक कॉमन फैक्टर हैं, हाँ समान रूप से आप दोनों के जीवन में उपस्थित हैं। हाँ आप हुसैन की जीवनी लिखते हैं मकबूल के नाम से, और अशोक वाजपेयी लगातार अपनी टिप्पणियों में उन पर बात करते हैं। और अभी जिस संग्रह से हमने कविता पढ़ी थी, लौट कर जब आऊंगा, उसी संग्रह शहर अभी संभावना है हाँ, में वे हुसैन पर भी कविता लिखते हैं। एक कविता है, जी अली अकबर से भी है। हाँ, तो कुछ और ऐसी कोई बात, ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा हो जिसमें आप हुसैन, अशोक वाजपेयी और कुछ दूसरे लेखक कलाकार हो, कहीं की, किसी जगह की, किसी प्रदर्शनी की, किसी गोष्ठी की, हाँ, ऐसा किसी तो यात्रा मतलब की? ऐसे तो अनेक अवसर जुटते थे भारत भवन में, मगर उसमें वो हम लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो उतना नहीं होता था। किंतु एक जरूर मुझे याद है, राम कुमार को जिस वर्ष कालिदास सम्मान मिला, तो उस वर्ष जो सरकार थी, वो सरकार भारत भवन के प्रति उतना उदार वो नहीं रखी थी। अर्जुन सिंह जा चुके थे, तो जिनको कालिदास सम्मान मिलता था उनका रात्रि भोज जो है या तो गवर्नर के यहाँ होता था या फिर चीफ मिनिस्टर के घर में होता था। अब चूंकि सरकार में वो लोग नहीं थे, तो स्वामी जी ने मुझसे कहा कि राम कुमार कोई भी पुरस्कार मिल रहा है, तो शाम को हम लोग कहीं बैठे, तो तुम्हारे यहीं बैठते हैं, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं तुम कर लो, देख लो जो भी करना है।
तो उसमें अशोक जी अपने समय से आते हैं और मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जो रात को 12-1 बज चुका था और सारे लोग आर्टिस्ट लोग जा चुके थे और सिर्फ 3 लोग बैठे थे, राम कुमार, अशोक जी और स्वामीनाथन, और वो बातचीत अपनी इन तीनों की चल रही थी और फिर मंजीत बाबा और शमशाद आए। तो जाहिर है मतलब इतनी रात हो गई थी और ये सब कुछ है, तो वो सारी व्यवस्थाएं उतनी खत्म हो चुकी थी और फिर मंजीत बाबा ने ही कुछ अपना प्रबंध किया और देखा। तो ये जो एक संबंध है चित्रकारों के साथ अशोक जी का, चाहे वो राम कुमार हो, स्वामीनाथन हो या मंजीत बाबा हो, बाद के युवा चित्रकार भी हों, उन सब के साथ वो एक सहज भाव से ही उपलब्ध रहते थे और उतने ही आत्मीयता से उन सब के साथ उनकी बात सुनना और उस पर फिर अपने विचार रखना, ये अशोक जी का एक खास गुण भी है, जो कि मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा कलाकारों के साथ भी वो उतने ही सहज ढंग से बात करते हैं या उनके दरवाजे वैसे ही खुले हुए हैं जैसे किसी एक प्रतिष्ठित बड़े कलाकार के लिए। कुछ देर हम और हुसैन पे ही रहते हैं, क्योंकि हुसैन पर बहुत ही अच्छे ढंग से वे लगातार लिखते आए हैं। हाँ। और अच्छे ढंग से तो कहना, कुछ सरलीकृत करना भी है, कुछ इस तरह से भी लिखते हैं कि वो अंत में जो कॉमेडी है वह ट्रेजेडी का रूप ले लेती है। इसके प्रमाण में मैं उसी आलेख का हुसैन लीला 2 के कुछ अंतिम अंश सुनाता हूं अखिलेश जी। आप भी उन दिनों में जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने हुसैन पर हुसैन लीला 2, हुसैन लीला का उत्तरकांड, हुसैन माया, कई ऐसे आलेख लिखे हैं और हर एक का बड़ा महत्व है, अलग अलग अवसरों पर लिखे होंगे। तो मैं वो किस तरह से वादे करके भूल जाते थे, वो कर जाते, हाँ, या किसी और दुनिया में रम जाते थे, इस बात को कुछ उदाहरणों के साथ अशोक वाजपेयी ऐसे रखते हैं कि हम हंसते भी हैं, मगर अंत आते आते, इस छोटे से ही आलेख में अंत तक आते आते वही हमारी हंसी रुलाई में भी बदल जाती है। यह एक लेखक का कौशल है और एक दूसरे शख्सियत को, अन्य को जानने की एक ऐसी जिद कि जहां अन्य न रह जाता हो। कई बार अशोक जी इस बात को रखते हैं कि उनके यहाँ अन्य कुछ नहीं है, सब अपना ही है, सब स्व का विस्तार ही है। तो मैं पढ़ता हूं अखिलेश जी। अगर अचानक शब्द का किसी के लिए विशेषण के रूप, आप जहां आपको कुछ जोड़ना हो या कुछ बोलना हो तो बताइएगा। अगर, अशोक जी लिखते हैं, अगर अचानक शब्द का किसी के विशेषण के रूप में प्रयोग हो सकता है तो हुसैन के लिए वे अचानक मिल जाते थे, अचानक आ जाते थे, अचानक गायब हो जाते थे। एक बार दिल्ली में अचानक मिले तैयब मेहता के साथ, बोले चलिए निजामुद्दीन में चाय पीते हैं। उनकी स्वचित्रित कार में हम वहां पहुंचे, एक ढाबे में जो उनका सुपरिचित था। हमने गाढ़ी दूध भरी चाय पी और उनकी नकल पर मोटी रोटी साथ में खाई, जो निश्चय ही अपेक्षा के विपरीत एक सुस्वादु अनुभव था। हमारे शाहजहां रोड के सरकारी निवास पर वे एक दिन बड़े सवेरे आ गए। उसी शाम उन्होंने वहीं पर बैठकर हम कुछ लोगों को अपनी नई फिल्म गजगामनी दिखाई। उससे पहले जब नेमी जी जंगपुरा एक्सटेंशन में रहते थे तो एक दिन इसी तरह अचानक हुसैन प्रकट हुए। फिर हम लोग साथ ही राम कुमार के यहाँ गए, जो तब मथुरा रोड पर रहते थे। अब आगे का प्रसंग देखिए। मेरी षष्ठी पूर्ति पर एक आयोजन में आने की उन्होंने स्पष्ट रूप से सहमति दी।
पर उस दिन जब उनका पता लगाने के लिए फोन किया तो वे सुदूर दक्षिण में कहीं थे और उन्हें अपना वादा याद न था। हुसैन ने अपनी एक आत्मकथा लिखी और उसका देवनागरीकरण कराया और वे चाहते थे कि वह हिंदी में प्रकाशित हो। वाणी प्रकाशन से हुई, छोटे छोटे वाक्यों में देखिए, वाणी प्रकाशन से हुई। उनके आग्रह पर निर्मल वर्मा ने उसकी सुंदर भूमिका लिखी। जोर शोर से उसका लोकार्पण भी आईआईसी में निर्मल जी ने ही किया। हुसैन ने मुझसे कहा कि वह ऐसा ही लोकार्पण लेखक समाज के बीच इलाहाबाद, पटना, बनारस, लखनऊ, भोपाल आदि में कराना चाहते हैं। मैंने हर एक शहर में लेखक मित्रों से बात कर ली। सभी मुदित उत्साहित हुए। हुसैन साहब फिर गायब हो गए। कुछ महीनों बाद बनारस में एक लेखक बंधु ने फोन पर करके बताया कि पिछली शाम वहां के एक 5 सितारा होटल में लोकार्पण हो गया और उन्हें या किसी भी लेखक को पता ही नहीं चला। और अंतिम हिस्सा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के नाते, जब अशोक जी उसके अध्यक्ष बने थे, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के नाते जब मैंने देश निकाले पर विवश हुए हुसैन को अकादमी की कार्यकारिणी परिषद में नामजद किया और फोन पर उनकी सहमति चाही, उस कार्यकारिणी परिषद में जब नामजद कर रहे हैं और फोन पर उनकी सहमति चाही, तो उन्होंने उसे बड़ा सम्मान बताकर सहर्ष स्वीकार किया। फिर वे देश तक नहीं लौट पाए। अकादमी की बैठक में क्या आते। मैं यही कहना चाह रहा था, ये कैसे यह पूरा हिस्सा अंत में आकर हमें करुणा के तट पर जी लाकर पटक देता है। बनारस वाला जो रिलीज हुआ था उसमें मैं था और एक दिन ऐसे ही अचानक हुसैन साहब का फोन आ गया कि पटना आ जाओ 17 तारीख को। तो मैंने कहा क्या है वहां पे? तो बोले वहां मेरे आत्मकथा के एक अंश का नाट्य रूपांतरण खेला जा रहा है, तो थोड़े दिन अपन पटना में रहेंगे फिर बनारस चलेंगे। तो मैं पटना चला गया 17 तारीख को। तो उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा था, तो मैं उनसे मिल ही नहीं सका। उनको फोन करूं तो फोन लगे ही ना और फोन बंद था। तो मैंने कहा बाकी जो कुछ भी हो वो पटना कॉलेज जरूर आएंगे। तो मैं पटना कॉलेज गया तो पता चला कि हुसैन साहब आने वाले हैं और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और थोड़ी देर में हुसैन साहब आ गए और वो बोले अरे आप कहाँ थे? मैंने कहा आप ही फोन बंद करके बैठे थे, मैं तो यही हूँ। तो बोले बस यहाँ से अपन सीधे एयरपोर्ट चल रहे हैं और वहां से बनारस, और मैंने आपका टिकट ले रखा है, तो आपका बैग वैग सब। तो मेरा बैग तो कहीं और पड़ा हुआ था और तो मैंने कहा चलिए बैग बाद में आ जाएगा। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और संयोग से वो फ्लाइट 2-3 घंटे लेट थी, तो फिर मैंने अपना बैग मंगा लिया। फिर हम लोग बनारस पहुंचे तो ये जो 5 सितारा होटल है, ये रेडिसन होटल है, जो उनके ही एक कलेक्टर की होटल थी। उसी में हम लोग ठहरे और उसी में फिर बनारस घूमना देखना और ये सब हुआ। और उन्हीं में से एक दिन इसका विमोचन था, लोकार्पण था उनकी आत्मकथा वाली पुस्तक का। तो ऐसे एक मतलब हुसैन साहब के साथ ऐसे ही अचानक वाले संबंध थे, जिसमें वो अचानक ही उनका फोन आएगा और वो अचानक ही उठ के चल देंगे। इस तरह का एक अशोक जी का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही उनके स्वभाव के नजदीक है, जो हुसैन किया करते थे। ऐसे ही कितने चित्रकारों पर, शिल्पकारों पर वे लिखते हैं, चाहे वे अकबर पद्मसी हो, कृष्ण खन्ना हो, तमाम लोगों पर वे लिखते हैं। जतीन दास हो। समय भी हो रहा है और
हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। फिर भी कोई ऐसी बात आपको याद आए तो आप जरूर बताइएगा। मगर एक सवाल मैं और पूछता हूं, जी। जब भी हमें मौका मिलता है अशोक जी के साथ बैठने का, तो उनको अधिक से अधिक सुनते रहने का अपना एक आनंद है। उस उनके उस बोलते जाने में ऐसे कितने प्रसंग, ऐसे कितने समय सहसा हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, जैसे कि कोई हमारे सामने स्टेज पर हाँ, मंचन हो रहा हो। तो उनकी जो यह बतकही है, आपने भी उसके खूब आनंद लिए होंगे। बिल्कुल। उस बतकही को लेकर आप क्या सोचते हैं? और मुझे तो कई बार यह भी लगता है कि हमें उन कई घटनाओं, ऐसी कई कई घटनाएं हैं उनके पास जिसको वे अब तक लिख ही नहीं पाए हैं। हाँ, उनको मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी दिलचस्प ऑटोबायोग्राफी होगी जिसमें इस पूरे देश का जो कला संसार है वो उजागर होगा। और उनके संबंध ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रदेश विशेष के साथ ही रहे हों, वो बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, और भी अन्य जो हमारे प्रदेश हैं, उन सबके साथ, उन सबके कलाकारों के साथ उनके बड़े गहरे संबंध रहे हैं और उनके साथ बड़े रोचक प्रसंग उनके जुड़े हुए हैं। तो उनकी बातों में जो रस रंजन है, वो उसका एक आनंद है। मतलब उनकी बातों में रस है और उसका आप जब वो सुनाते हैं तो वो सुनाने का ढंग उनका बड़ा दिलचस्प है। तो एक उसके अंदर रुचि पैदा होती है कि आप सुनते चले जाएं और सुनते ही हैं लगातार। और एक हेल्दी और एक पॉजिटिव फीलिंग जो है उनके साथ रह करके आपको लगातार मिलती है और एक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो जी। अब हम लोग, हाँ, हाँ, समय होने को है, 1.5 घंटे हम लोग बात कर लिए, पता नहीं चला। इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई। ये जी, कितनी देर हमारे का साथ, प्रोग्राम होता है? आपका प्रोग्राम कितनी देर का होता है? हाँ, बस इसी के आसपास, तो हम लोग इसको विराम ही देंगे। हमारे हाँ, साथ लगातार बाल कीर्ति जी जुड़ी रही, योगेंद्र त्रिपाठी जी, चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, प्रतिभा हाँ, जी, दरजा फाउंडेशन, सत्यम हाँ। पांडे सागर, क्षमा दुबे, मिथिलेश शरण चौबे और भी दूसरे लोग। यहाँ हम उन्हीं के नाम ले पा रहे हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो सिर्फ देख रहे हैं। हम उन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि यहाँ उन्हीं के नाम आते हैं। तो हाँ। चलते चलते कोई और ऐसी बात, अगर कुछ एक शब्दों में आप अशोक वाजपेयी जी को परिभाषित करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? वो उदार व्यक्तित्व के साथ साथ एक कल्पनाशील मौजूदगी है हमारे समय में, क्योंकि एक ऐसा दुर्लभ मेल है। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि कोई कल्पना से भरा हुआ है मगर उसके पास वो ऊर्जा नहीं है जिसका वो इस्तेमाल कर सके या उस कल्पना को एक दिशा दे सके। तो अशोक जी के अंदर ये सारी खासियत है और उनकी जो वाचालता है, वो भी, उनका जो मुखर होना है, वो भी एक दिलचस्प वो उनका एक अंग है, अंश है। तो ये सब चीजें हैं जिनसे हम लगातार सीखते रहते हैं और जानते रहते हैं और उनके बारे में और कला संसार के बारे में और उन सब समय के बारे में जो हम लोगों ने नहीं गुजारा है। तो मित्रों, हम लोग आज अखिलेश जी को सुने और अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की यह 29वीं कड़ी संपन्न होने को है। हम 2 कड़ियां और करेंगे। कल कोशिश रहेगी कि 30वीं कड़ी हो और इस एकाग्र 2023 की जो 31वीं कड़ी होगी, होली के दिन होगी, परसों होगी, जैसी कि अभी की योजना है। कई बार अपना वश नहीं चलता, तो फिलहाल तो यही योजना है कि एक वक्ता और आए, वे अपनी बात रखें और परसों 31वीं कड़ी में स्वयं हम अशोक वाजपेयी जी को सुनेंगे और इसके बाद यह एकाग्र
समाप्त हो जाएगा। अखिलेश जी, आप हमसे जुड़े जी, बहुत और बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बातचीत हुई। जी। भोपाल में बारिश हो रही थी, बिजली भी गई है। हम अच्छी यह खासी बारिश हो रही थी। हाँ, अच्छी खासी बारिश, हम हाँ। डर रहे थे कि क्या पता प्रोग्राम हो न हो, लेकिन मुझे लगता वो है रुक कि गई, रुक गई, है रुक गई हाँ, अपने रुक समय गई से। और 1.5 घंटे से बिजली भी नहीं गई है। नहीं गई। अब तो बारिश चलिए, बंद ही हो गई। जी जी जी, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा अखिलेश जी, जी, बहुत ही नमस्ते। सहज बातचीत हो पाई। जी हाँ धन्यवाद। जी, नमस्ते। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।